स्वतंत्र भारत में राजनीति, कांग्रेस प्रणाली। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। चूंकि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 1946 से लेकर 1964 तक का उनका राजनीतिक काल था भारत में, इस काल में वो भारत के प्रधानमंत्री पद पर रहे और कांग्रेस का नेतृत्व भी उन्हीं के हाथों में था। लेकिन जैसे ही मई 1964 में नेहरू की मृत्यु हो गई, वे पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से बीमार चल रहे थे। इससे नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी को लेकर बड़े अंदेशे लगाए गए, मतलब बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे। नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, नेहरू के बाद कौन। लेकिन भारत जैसे नव स्वतंत्र देश में इस माहौल में एक और गंभीर सवाल हवा में तैर रहा था कि नेहरू के बाद आखिर इस देश में होगा क्या। पहला सवाल यह था नेहरू के बाद कौन। दूसरा सवाल यह था कि आखिर इस देश को कौन संभालेगा, इस देश का क्या होगा। नेहरू जितना कुशल नेतृत्व करता अब इस देश में नहीं होगा तो इस देश को संभालेगा कौन। इतना योग्य व्यक्ति कौन है जो इस इतने बड़े नव स्वाधीन देश को, इतने बड़े लोकतंत्र को संभाल सके। भारत से बाहर के बहुत से लोगों को संदेह था कि यहां नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। यानी भारत के बाहर के देश के जो लोग थे या अन्य देश के लोग थे, ये सोचते थे कि अब नेहरू चले गए तो नेहरू के बाद इस देश में लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं रह पाएगा, ऐसा उनको अंदेशा था। दूसरा सवाल इसी संदेह के दायरे में उठा था। आशंका थी कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। एक सवाल यह भी उठ रहा था, और भी देश नव स्वाधीन हुए थे, यानी 1950 के दशक में, 40 और 50 के दशक में बहुत सारे देश स्वाधीन हुए थे, उपनिवेशवादी शासन से मुक्त हुए थे। तो उन देशों में क्या हुआ था, प्रारंभ में तो वहां लोकतंत्र कायम रहा, जैसे वो आजाद हुए तब तो वो लोकतंत्र बने। लेकिन जैसे ही वहां का नेतृत्व किसी दूसरे हाथ में गया तो वहां लोकतंत्र समाप्त हो गया। तो यहां पर भी यही कयास लगाए जा रहे थे, विदेश के लोग यही सोच रहे थे कि क्या भारत में भी अब लोकतंत्र रह पाएगा या नहीं। असफल रहने की सूरत में भय था कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी। लोगों को यह भी संदेह था, यह भी अंदेशा था कि भारत में यदि नेहरू के बाद लोकतंत्र असफल हो जाता है तो सेना राजनीति में कूद आएगी और सेना ही भारत का शासन अपने हाथ में ले लेगी, अपने नियंत्रण में ले लेगी। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह थे कि देश के सामने बहुविधि कठिनाइयां आन खड़ी हैं और नया नेतृत्व उनका समाधान खोज पाएगा या नहीं। एक समस्या यह भी थी, नेहरू जी 1964 में तक प्रधानमंत्री रहे, लेकिन उस समय देश के सामने बहुत सी कठिनाइयां आ चुकी थी और ऐसी कठिनाइयों में नया नेतृत्व जो आएगा वो इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा। पहली बात तो नेहरू जितना कोई योग्य नहीं, वो लोकतंत्र को संभाल पाएगा या नहीं। दूसरी बात यह थी कि उस समय परिस्थितियां ऐसी थी, हमारे देश के सामने और भी कई चुनौतियां आ चुकी थी और उन चुनौतियों का सामना नया नेतृत्व कर पाएगा या नहीं। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी और गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन आदि के सवाल अभी अनसुलझे थे। 1960 का जो दशक था, इस दशक को खतरनाक दशक माना गया भारतीय इतिहास में, क्योंकि उस समय क्या था, गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन, 3 समस्याएं थी हमारे सामने। 1960 के दशक में 3 समस्याएं। पहली समस्या क्या थी, गरीबी। पहली समस्या तो हमारे सामने गरीबी थी। दूसरी थी गैर बराबरी। गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक, गैर बराबरी, सांप्रदायिक। और तीसरी समस्या थी गैर बराबरी, मतलब संप्रदायों के बीच बराबरी नहीं थी।
तीसरी थी क्षेत्रीय विभाजन, जो कि भाषा के नाम पर राज्यों का पुनर्गठन जो हो रहा था वो क्षेत्रीय विभाजन की समस्या थी। ये तीन चुनौतियां हमारे देश के सामने थी और इन समस्याओं के इर्द गिर्द या इन समस्याओं को का सामना करते हुए भारत में नए नेतृत्व को आना था। नया नेतृत्व आ रहा था और आते ही उसके सामने तीन समस्याएं मौजूद थी और लोकतंत्र को बचाए रखने की, लोकतंत्र को कायम रखने की भी उसके सामने चुनौती थी। मतलब उसको आते ही नया जो भी नेता आएगा, नया उत्तराधिकारी जो आएगा, उसको आते ही सबसे पहले तो लोकतंत्र को कायम रखना है, जैसे बरकरार था वैसे रखना है। दूसरा, गरीबी से निपटना है उसको। तीसरा, गैर बराबरी सांप्रदायिकता से, हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम इत्यादि की जो सांप्रदायिकता उस समय थी उसको भी हमें शांत रखना है, उस पर भी नियंत्रण पाना है। और सबसे अंतिम जो समस्या थी क्षेत्रीय विभाजन। हमारे देश में टुकड़े टुकड़े हो रहे थे क्षेत्रीय विभाजन के भाषा के नाम पर। जिस क्षेत्र में जो भाषा, वहां उसके नाम से एक अलग राज्य बनाया जाए, ये भी हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या थी 60 के दशक में। तो इसीलिए 60 के दशक को खतरनाक दशक माना गया है। ये सब सारे सवाल अभी अनसुलझे थे। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती। लोगों को संदेह था कि इतनी सारी कठिनाइयां आने वाली हैं तो हो सकता है कि लोकतंत्र असफल हो जाए, अथवा खुद देश बिखर जाए, या फिर खुद देश बिखर जाए, टुकड़े टुकड़े हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता था। अब हम देखेंगे यहां पर नेहरू का उत्तराधिकारी के बारे में। नेहरू के बाद शास्त्री, सबसे पहले अब यहां आएंगे नेहरू के बाद शास्त्री। नेहरू के उत्तराधिकारी का सवाल इतनी आसानी से हल कर लिया गया कि आलोचक ठगे से रह गए। जो लोग आलोचना कर रहे थे, जो लोग चिंता कर रहे थे, उन लोगों, यानी जो आलोचक थे, उन सब लोगों को एक ऐसा जवाब मिला, यानी नेहरू के उत्तराधिकार का सवाल इतनी आसानी से हल हो गया कि आलोचक ठगे से रह गए। नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज ने अपनी पार्टी के नेताओं और सांसदों से सलाह मशवरा किया। यानी नेहरू की मृत्यु हो गई तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष, इनका नाम था के कामराज, इन्होंने पार्टी के नेताओं से मशवरा किया, सलाह की। उन्होंने पाया कि सभी लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में हैं। कांग्रेस के जितने बड़े बड़े नेता थे वो किसके पक्ष में थे? लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे। और के कामराज ने पार्टी के नेताओं से सलाह मशवरा किया। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए। यानी कांग्रेस का जो संसदीय दल था उसमें निर्विरोध नेता चुने गए, किसी ने भी उनका विरोध नहीं किया। सर्वमान्य, सर्व स्वीकार्य नेता लाल बहादुर शास्त्री चुने गए। शास्त्री कांग्रेस संसदीय दल के निर्विरोध नेता चुने गए और इस तरह वे देश के प्रधानमंत्री बने। शास्त्री उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू के मंत्रिमंडल में कई सालों तक मंत्री रहे थे। चूंकि लाल बहादुर शास्त्री उत्तर प्रदेश के भी थे और वो कांग्रेस में, नेहरू भी उत्तर प्रदेश के थे, इलाहाबाद से थे, प्रयागराज से। तो लाल बहादुर शास्त्री कई वर्षों तक नेहरू जी के शासनकाल में मंत्री पद पर रहे। उनको लेकर कभी किसी किस्म का विवाद नहीं उठा था। जब तक वो मंत्री पद पर रहे उनको लेकर कभी किसी प्रकार का कोई विवाद सामने नहीं आया था। अपने आखिरी सालों में नेहरू उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर होते गए थे। जैसे नेहरू के आखिरी साल आए, नेहरू बीमार होने लगे, तो सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर हुए थे नेहरू? लाल बहादुर शास्त्री जी पर निर्भर होते गए थे। लाल बहादुर शास्त्री जी नेहरू के विश्वास पात्र व्यक्ति थे। शास्त्री अपनी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। लाल बहादुर शास्त्री दो बातों के लिए प्रसिद्ध थे। एक तो सादगी, सादा जीवन व्यतीत करते थे वो, और दूसरा
उनकी जो कर्तव्य या सिद्धांतों की निष्ठा थी उसके लिए, वो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते थे, पद त्याग देते लेकिन अपना सिद्धांत नहीं बदलते। आजकल लोग पद के लिए सिद्धांत बदल लेते हैं, लेकिन शास्त्री जी एक ऐसे व्यक्ति थे, अपने सिद्धांत के लिए पद बदल सकते थे लेकिन सिद्धांत नहीं। तो नेहरू शास्त्री जी सादगी और सिद्धांत निष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे। एक दफा वे एक बड़े रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे चुके थे। यानी नेहरू जी के शासनकाल में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। 1954 या 55 यानी 50 के दशक की बात है, जब नेहरू जी के शासनकाल में मंत्रिमंडल में लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे। रेल दुर्घटना हो जाती है, रेल दुर्घटना जैसे ही होती है, उस दुर्घटना की सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हुए उन्होंने रेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। यह बात भी बहुत बड़ी बात होती है, अपना पद त्याग देना, उसकी जिम्मेवारी लेना। यद्यपि वो स्वयं जिम्मेवार नहीं होते हैं, कोई ना कोई तकनीकी खराबी होती है दुर्घटना में, लेकिन उन्होंने कहा मैं इसका मंत्री था, मैं इसका सर्वे सर्वा था, निश्चित रूप से ये उत्तरदायित्व भी मेरा ही बनता है, और उन्होंने रेलवे मंत्री से इस्तीफा दे दिया था। शास्त्री 1964 से 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। इस पद पर वे बड़े कम दिनों तक रहे, लेकिन इसी छोटी अवधि में देश ने दो बड़ी चुनौतियों का सामना किया। सबसे पहली चुनौती थी भारत चीन युद्ध। पहली चुनौती थी भारत चीन युद्ध। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में भारत और चीन का युद्ध नहीं हुआ था, साइड इफेक्ट थे इसके। भारत चीन युद्ध के बाद जो हमारे सामने आर्थिक चुनौती आई थी, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। तो भारत चीन युद्ध के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौती का सामना ये लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में हुआ था। भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, उस युद्ध का सामना, चूंकि लाल बहादुर शास्त्री तो 64 में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट थे, इस युद्ध के कारण जो आर्थिक चुनौतियां हमारे देश ने झेली, वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में आई थी। उस समय उन्होंने इनका सामना किया था। तो आर्थिक कठिनाइयों से उबरने की कोशिश कर रहा था, साथ ही मॉनसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। और इसी समय क्या हो गया, वैसे ही हमारा देश कृषि प्रधान देश था, कृषि उत्पादन से ही हमारे देश में संपन्नता आती है। इधर भारत और चीन का युद्ध हो चुका था, आर्थिक कठिनाइयों का देश सामना कर रहा था, और इसी दौरान हमारे यहां मॉनसून मुख मोड़ गया, बारिश नहीं होती है। और इस कारण होता क्या है, मॉनसून की असफलता से देश में सूखे की स्थिति थी। कई जगह पर खाद्यान्न का गंभीर संकट आन पड़ा था, खाद्यान्न संकट। मॉनसून की असफलता से देश में खाद्यान्न संकट, इसका भी हमने सामना किया। हमारे देश ने खाद्यान्न का संकट गंभीर समस्या बन के हमारे सामने खड़ा था। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध करना पड़ा। तीसरी चुनौती क्या थी लाल बहादुर शास्त्री के सामने, ये पहली हो गई, ये दूसरी, तीसरी हो गई 1965 में पाकिस्तान से युद्ध। ये भी लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में ही हुआ था। इसके बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा था ना, शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इन परिस्थितियों में शास्त्री ने कौन सा नारा दिया? शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। इस बात को याद रखना
जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने उस समय दिया था जब हमारा देश 2 युद्ध झेल चुका था, चीन का और पाकिस्तान का। हमारे देश में मॉनसून की असफलता के कारण हमारे यहाँ की खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, खाने के लिए अन्न नहीं था हमारे यहाँ। ऐसी परिस्थितियों में उन्हें 2 व्यक्ति दिखे, केवल 2 समूह ही ऐसे दिखे थे जो देश को उबार सकते थे। जवान युद्ध से हमें बचा सकता था, युद्ध में हमारी मदद कर सकता था, और किसान खाद्यान्न संकट से हमको उबार सकता था। उस समय हमारे यहाँ इतनी नहरें नहीं थी, इतने सिंचाई के साधन नहीं थे, खेत खेत पर बिजली नहीं थी, पानी की समस्या हमारे लिए विकराल रूप धारण कर रही थी। हजारों की संख्या में पशु मारे गए थे, हजारों की संख्या में इंसान मारे गए थे। खेतों में बीज डाला गया लेकिन फसलें नहीं हुई थी, क्योंकि मानसून असफल हो चुका था। तो लाल बहादुर शास्त्री के सामने ये 3 समस्याएं सुरसा की तरह आके खड़ी हो गई थी। तो इस नारे के द्वारा, जय जवान जय किसान का नारा उन्हीं ने दिया था, जिससे इन दोनों चुनौतियों से निपटने के उनके दृढ़ संकल्प का पता चलता है। प्रधानमंत्री के पद पर शास्त्री बड़े दिनों तक रहे, बड़े कम दिनों तक रहे थे। वो 10 जनवरी 1966 को बहुत कम दिनों तक रहे थे, और 10 जनवरी यहां उनकी मृत्यु होने वाली है। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता हुआ था। चूंकि भारत का 1965 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, और इस युद्ध का समझौता कराने के लिए सोवियत संघ ने इन्हें आमंत्रित किया था उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। सोवियत संघ ने इनको बुलाया था ताशकंद में। पाकिस्तान के शासन प्रमुख अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को वहां बुलाया था ताशकंद में। और जब यहां बुलाया तब क्या होता है, 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में अचानक उनका देहांत हो गया। ताशकंद तब भूतपूर्व सोवियत संघ में था, और आज यह उज्बेकिस्तान की राजधानी है। युद्ध की समाप्ति के सिलसिले में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान से बातचीत करने और एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए वे ताशकंद गए थे।